हेलो एवरीवन, आई एम संकेत सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, ये एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो होने वाली है। तो रिसेंटली मैंने अपने चैनल पे 2 वीडियोस डाली थी जहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था कि आई माई सेल्फ कोडेड अ काइंड ऑफ लाइक अ क्लोन ऑफ गिट, जहाँ पे गिट जैसे ही मैंने अपना एक सॉफ्टवेयर बनाया था जिसका नाम रखा था मैंने ग्रूट, जो कि वर्जन कंट्रोल के लिए हमारे हेल्प कर रहा था। एक पिंग पोंग गेम की ऐप भी मैंने डाली, और उसके अलावा आई गेस एक यूआरएल शॉर्टनर ऐप के बारे में भी मैंने एक वीडियो डाली थी। बट ये वीडियो स्पेशल होने वाली है। तो तुम्हें पता है कि लास्ट ईयर मैंने हमारा लैम्डा 3.0 जो बैक एंड डेवलपमेंट का बैच है वो लॉन्च किया था। और उस बैच में हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट पिकअप करा। उस प्रोजेक्ट का हमने बैक एंड पिकअप करा, जो कि था कोड शेफ कोड फोर्सेस लीड कोड। तुम कोई भी ऑनलाइन कोडिंग सबमिशन प्लेटफॉर्म अगर देखते हो तो किस तरीके से वो कोडिंग सबमिशन प्लेटफॉर्म बनता है, ठीक है। इसका पूरा एंड टू एंड डिजाइन और कोडिंग माइक्रो सर्विसेज से और सारे लेटेस्ट टेक का यूज करके, जिसमें एक्सप्रेस जेएस, टाइप स्क्रिप्ट, प्लेन जेएस, फास्टिफाई, रेडिस और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजीज का यूज करके हमने इस पूरे के पूरे एंड टू एंड सॉफ्टवेयर को बनाया, राइट। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं तुम्हारे सामने यही शेयर करने वाला हूँ कि हाउ मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि आई कोडेड, क्योंकि ये पूरा पूरा प्रोजेक्ट हमने एक पूरे बैच में बनाया था। तो काफ़ी सारा आइडियाज़ और काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट स्टूडेंट्स की तरफ से भी आई थी। तो मैं तुम्हारे सामने शेयर करने वाला हूँ कि क्या आर्किटेक्चर रखा हमने प्रोजेक्ट का, और तुम्हें मैं प्रोजेक्ट के कुछ कोड स्निपेट्स भी दिखा रहा हूँ कि कोई चीज़ हमने किस तरीके से अचीव करी है, राइट। यहाँ पे हमने कोई भी थर्ड पार्टी सर्विस पे रिलाई नहीं करा कि कोई स्पेसिफिक चीज़ करने के लिए मैं किसी थर्ड पार्टी सर्विस पे रिलाई करूँ। एंड टू एंड सब कुछ स्क्रैच से खुद बिल्डअप करा, पूरा C++ का, जावा का, पाइथन का कोडिंग एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट पूरा सेटअप करा, डॉकर्स का यूज करके हर चीज एंड टू एंड खुद से करी। और उसके अलावा मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि अब अगर तुम ऐसी सॉफ्टवेयर खुद से बनाना चाहते हो और इसको स्केल अप करना चाहते हो फॉर गुड अमाउंट ऑफ ट्रैफिक, तो तुम खुद से कैसे कर सकते हो यूजिंग क्लाउड प्लेटफॉर्म्स लाइक AWS। इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस कि तुम लास्ट तक देखो, क्योंकि इस वीडियो से तुम 2 आउटकम लेके जा सकते हो। पहला, पूरा एंड टू एंड सिस्टम डिजाइन ऑफ हाउ ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म्स एक्चुअली वर्क, और साथ ही साथ अगर तुम्हें खुद से बनाना है तो तुम्हें पूरा का पूरा कोड स्ट्रक्चर, कोई पर्टिकुलर सर्विस मैंने क्यों एक्सप्रेस जेएस से बनाई, कोई पर्टिकुलर सर्विस मैंने क्यों फास्टिफाई से बनाई, इसके डिसीजंस कौन कौन से मैंने किस तरीके से मैंने डेटाबेस को रखा। इंटरेस्टिंग फीचर्स भी हमने इसमें डाले, जैसे कोड स्टब वाले फीचर। जैसे अगर तुम देखोगे लीड कोड पे तुम बस सिर्फ जाके फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन लिख देते हो, इनपुट आउटपुट तुम्हें नहीं लिखना पड़ता। वो सारी चीजें कैसे हैंडल होती हैं, टेस्ट केस वाली चीज कैसे हैंडल होती है, टीएलई कैसे हैंडल कर सकते हो, मेमोरी लिमिट एक्सीडेड कैसे हैंडल कर सकते हो, और भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं। इसको मैं बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रखूंगा कि यहाँ पे बैठ के मैं पूरा एंड टू एंड कोड कर रहा हूँ पूरा का पूरा प्रोजेक्ट। जैसे कि मैंने कहा, इस पूरे प्रोजेक्ट को हमने हमारे लैम्डा 3.0 के कोहोर्ट में कोड करा था। तो अब उस पूरे प्रोजेक्ट की एक ग्लिम्स मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ और पूरा डिजाइन आर्किटेक्चर समझा रहा हूँ। आई होप कि तुम्हें मजा आएगा। स्टे ट्यून्ड टिल द वेरी लास्ट ऑफ द वीडियो। दैट बीइंग सेड, इस पर्टिकुलर वीडियो को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर वी स्टार्ट the video, if you have not yet subscribed to the channel, do consider subscribing to the channel। अगर तुम अपने टेक करियर को एस करना चाहते हो, we are going to put some really awesome content coming up ahead on this channel। So let's just start। So guys, before moving forward, there is a very important information that I would like to give you। So recently we wrapped our Elite 1.0 front-end development course, and now we have launched our Elite 2.0 advanced front-end development course। This is a bigger and a better front-end development course that you need। This course doesn't need any particular prerequisite, and we are going to take you from the very beginner level to the advanced level of front-end engineering। We have actually included projects like your own Replit clone, Wix website maker clone, right, Uber clone, and a lot of similar projects। We are going to make your own PubSub library based LLD driven projects, and we are going to make sure that you learn important front-end design patterns as well। I'm going to list down all the projects and all the important design patterns here। This is the only course that you need if you are aiming for SD1 or SD2 or SD3 kind of roles, because we are going to take everything to the very advanced level in front-end engineering। We are going to learn a lot of optimizations, and we are going to see technologies like Next.js, Redux, Zustand, TypeScript, React, and of course the latest version of React। This particular course is going to make sure that you have ample amount of projects that you can add in your resume। We are going to make approximately 20 plus projects with different variety of complexities, engineering problems, and of course there will be a lot of discussion around the core concepts of front-end। So what are you waiting for? Check out the course link in the description below, and you can use the coupon code mentioned in the description section to get maximum discount possible। See you guys in the cohort, and let's get back to the video। Okay, so let's start talking about the overall architecture of the whole app। You can see this is all the services that I prepared for the whole application। पूरी application को हमने माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में डिवाइड करा था, राइट। सो मैं तुम्हें पहले पूरी की पूरी आई वुड से सर्विसेज का एक बारी वॉक थ्रू दे देता हूँ कि एक्चुअली कौन सी सर्विस पूरे फ्लो में किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रही है। एक इंटरेस्टिंग बात
कि हमने इस पूरे बैकएंड प्रोजेक्ट में एक फ्लो को ऑप्टिमाइज, मतलब एक फ्लो को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी है जहां पे यूजर एक किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे एक सबमिशन क्रिएट कर पाए, वो सबमिशन इवैल्यूएट हो पाए, उस इवैल्यूएशन के बेसिस पे यूजर को कोई रिस्पॉन्स जा पाए। दिस इज समथिंग दैट वी हैव एक्चुअली एंड टू एंड डन। ठीक है, ये पूरा फ्लो हमने करा है और इसके लिए हमने एक माइक्रो सर्विस ड्रिवन आर्किटेक्चर रखा है। तुम देख सकते हो यहाँ पे तुम्हारे पास 4 माइक्रो सर्विसेज हैं। एक है सबमिशन सर्विस, एक है सॉकेट सर्विस, एक है प्रॉब्लम सर्विस, एक है इवैल्यूएटर सर्विस। ठीक है, तो सबके ऊपर एक-एक करके बात करते हैं। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले क्या होगा, फ्लो में शुरू में हमारे पास एक क्लाइंट होगा। ये क्लाइंट, अब क्योंकि ये एक कोडशेफ, कोडफोर्सेस टाइप की कोड सबमिशन प्लेटफॉर्म है, तो क्लाइंट जनरली तुम्हारा एक ब्राउज़र रहेगा, ठीक है? और क्लाइंट क्या करेगा, एक एचटीटीपी कम्युनिकेशन या मैं कहूँ एचटीटीपी प्रोटोकॉल से एक रिक्वेस्ट रेज़ करेगा। ये होगा स्टेप नंबर 1, ठीक है? इस स्टेप में क्लाइंट एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को सेलेक्ट करके उस लैंग्वेज का एक्चुअल में कोड हमें आगे भेजेगा, राइट? जो भी उन्होंने यूज़र ने एक्चुअली एंड टू एंड इम्प्लीमेंट किया है। और ये कलेक्ट होगी हमारी सबमिशन सर्विस पे, ठीक है? ये होगी हमारी सबमिशन सर्विस पे कलेक्ट। अब एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सबमिशन सर्विस अ, हमने लिखी है फास्टिफाई में, ठीक है? हमने इसको एक्सप्रेस में नहीं लिखा हुआ है, इसको हमने फास्टिफाई में लिखा हुआ है। फास्टिफाई से इसको लिखने का एक स्पेसिफिक रीज़न था, क्योंकि इस सर्विस के ऊपर ही सबसे ज़्यादा लोड होगा। क्योंकि मान लो अगर इस एप्लीकेशन को हम एक कॉन्टेस्ट के दौरान एग्ज़ीक्यूट करते हैं, तो कॉन्टेस्ट में हर सेकंड बहुत सारे सबमिशंस आ रहे होंगे, लेकिन हर सबमिशन इमीडिएटली इवैल्यूएट नहीं होता। सबमिशन को इवैल्यूएट होने में टाइम लगता है। और कोड फोर्सेस वगैरह पे भी तुम देखोगे कि कोई भी तुम्हारा सबमिशन है, उसको इवैल्यूएट होने में थोड़ा बहुत, आई वुड से 10 सेकंड्स, 30 सेकंड, ऑड सेकंड्स टाइम का लग सकता है। तो इसी वजह से हमें इस सर्विस को इस तरीके से बनाना था कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पे रिक्वेस्ट कैटर कर पाएँ, और उसके लिए हमने फास्टिफाई को यूज़ किया। फास्टिफाई जावास्क्रिप्ट का तुम्हारा फ्रेमवर्क है, काफ़ी ज़्यादा आई वुड से हाइली स्केलेबल होता है। अगर तुम परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स देखोगे, एक्सप्रेस वगैरह के कंपैरिजन में काफ़ी बेटर रहता है, ठीक है? तो सबमिशन सर्विस के का रोल क्या है? ये हमारे यूज़र से सबमिशन को कलेक्ट करती है। अब देखो, अब यहाँ पे सबमिशंस भी टेक्निकली तो वैसे 2 तरह के हो सकते हैं। अगर तुमने लीड कोड देखा हो, तो लीड कोड पे तुम्हें बस फंक्शन का मेन लॉजिक लिखना होता है। वहीं तुम कोड फोर्सेस वगैरह पे जाओ, तो वहाँ पे तुम्हें इनपुट वगैरह हर चीज़ लिखनी होती है। तो हमने इसको थोड़ा लीड कोड और कोड फोर्सेस दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग कंपैटिबल बनाया हुआ है। कैसे बनाया हुआ है उसके ऊपर मैं बात करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे तुम देखोगे कि यूज़र ने एक रिक्वेस्ट सेंड करी, वो रिक्वेस्ट सबमिशन सर्विस पे आएगी। सबमिशन सर्विस सबसे पहले जो काम करेगी वो ये है, वो एक और सर्विस को आई वुड से सिंक्रोनसली कॉल करेगी, जिसको हम कहते हैं हमारी प्रॉब्लम एडमिन सर्विस। प्रॉब्लम एडमिन सर्विस में हमारा यूजर, या मैं कहूँ एडमिन्स जो है हमारे प्रॉब्लम एडमिन सर्विस, इसको प्रॉब्लम, यहाँ पे प्रॉब्लम्स को ऐड कर सकते हैं, प्रॉब्लम के टेस्ट केसेस ऐड कर सकते हैं और प्रॉब्लम की स्टब्स ऐड कर सकते हैं। प्रॉब्लम की स्टब्स क्या होती है? तो जैसे अगर तुम कोई भी लीड कोड की प्रॉब्लम ओपन करो यहाँ पे, राइट? सो लेट मी ओपन अ लीड कोड प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है? सो लेट्स से लीड कोड टू सम, ठीक है? ये प्रॉब्लम मैं ओपन करता हूँ तुम्हारे सामने। जैसे तुम लीड कोड की कोई भी प्रॉब्लम ओपन करोगे, तुम्हें ये चीज़ इमीडिएटली रियलाइज़ हो जाएगी कि यहाँ पे इनपुट लेने का कोई भी लॉजिक नहीं लिखा होता। कोई भी लैंग्वेज तुम एंड टू एंड सेलेक्ट कर लो, सीधा सिर्फ फंक्शन लिखा होता है, जिस फंक्शन को तुम्हें इंप्लीमेंट करना है। तो कहीं पे तो इनपुट वगैरह लेने का लॉजिक कहीं तो लिखा ही होगा, राइट? सो उस केस में हम लोग क्या कर रहे होते हैं? स्टब्स को यूज़ करते हैं। तो स्टब्स क्या होते हैं? प्री डिफाइंड सेट ऑफ फंक्शंस होते हैं, जो एक्चुअल में बिहाइंड द सीन्स कॉल होंगे। तो मैं बिहाइंड द सीन्स एक काम करता हूँ, MongoDB कंपास भी ओपन कर लेता हूँ, एंड देन आई विल शो यू कि वो स्टब्स कैसे दिखेंगे। बट बाय दैट टाइम बिंग, इस प्रॉब्लम एडमिन सर्विस को हमने लिखा था प्लेन एक्सप्रेस जेएस स्टैक में, राइट? क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा हमारा थ्रूपुट हमें एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एडमिन से यूज़ करने वाले हैं, तो हमने इसको एक्सप्रेस में लिखा था। तो सबमिशन सर्विस क्या करेगी? सबमिशन सर्विस प्रॉब्लम एडमिन सर्विस से फेच करके लाएगी डेटा प्रॉब्लम के कॉरेस्पॉन्डिंग, क्योंकि जब भी क्लाइंट कोई सबमिशन रेज़ करेगा, तो उस सबमिशन में क्लाइंट तुम्हें क्या भेजेगा? एक तो वो कोड भेजेगा जिसको इवैल्यूएट करना है, और प्रॉब्लम की आईडी भेजेगा कि किस प्रॉब्लम के कॉरेस्पॉन्डिंग ये कोड इवैल्यूएट करना है, क्योंकि प्रॉब्लम की आईडी के कॉरेस्पॉन्डिंग उसके टेस्ट केसेस पड़े हैं। और साथ ही साथ अपनी एक यूज़र आईडी भी भेजेगा तुम्हारा क्लाइंट, ठीक है? और हम लोग प्रॉब्लम एडमिन सर्विस को हिट करेंगे। प्रॉब्लम एडमिन सर्विस क्या करेगी? हमारे पास एक MongoDB का डेटा स्टोर है, ठीक है? मैं डेटा स्टोर को इस तरीके से यहाँ पे डीबी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है? प्रॉब्लम एडमिन सर्विस क्या करेगी? प्रॉब्लम एडमिन सर्विस इस डीबी को कॉल करेगी, ठीक है? स्टेप नंबर 3 में क्या होगा? इस डीबी को कॉल जाएगा और डीबी से प्रॉब्लम रिलेटेड जो भी डेटा है वो फेच होकर आएगा, ठीक है? ओके, जैसे ही डेटा डीबी से फेच होकर आ गया, इस स्टेप नंबर 3 में जैसे ही डेटा फेच होकर आ गया, प्रॉब्लम एडमिन सर्विस क्या करेगी? प्रॉब्लम एडमिन सर्विस उस डेटा को रिवर्ट कर देगी वापस सबमिशन सर्विस को, ठीक है? स्टेप नंबर 4 में प्रॉब्लम एडमिन सर्विस वो पूरा का पूरा डेटा सबमिशन सर्विस को दे देगी। तो इस चीज़ के लिए प्रॉब्लम एडमिन सर्विस में हमने क्या कर रखा है? एक एपीआई डिफाइन करी हुई है, ठीक है? तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि किस तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो मैं पहले डेटा स्टोर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है?
यहाँ पे अगर तुम प्रॉब्लम्स पे जाओगे तो तुम देखो मैंने एक प्रॉब्लम ऐड कर रखी है। अगर इसका तुम कोड स्टब्स देखोगे तो कोड स्टब्स में तुम्हारे पास एक लैंग्वेज है कि किस लैंग्वेज का स्टब है और एक स्टार्टिंग स्निपेट है। स्टार्टिंग स्निपेट में देखो तो मैंने सारा का सारा इनपुट लेने का लॉजिक यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस लेंगे, एक नई सोल्यूशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और सोल्यूशन क्लास के ऑब्जेक्ट में से लेट्स से एक ये क्यूब फंक्शन है वो हम लोग कॉल कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वो पार्ट है जो बिहाइंड द सीन्स तुम्हारा प्रॉब्लम सेटर खुद से लिखेगा, राइट? जहां पे एक्चुअल में सारा इनपुट टेकिंग वाला लॉजिक होगा। उसके बाद ये है तुम्हारा यूजर स्निपेट। यूजर स्निपेट में क्या होगा, जो बाय डिफॉल्ट यूजर का ये जो डिफॉल्ट फंक्शन सिग्नेचर हम लीड कोड पे बना के देते हैं, ये हमने यूजर स्निपेट में एक्चुअल में रखा हुआ है। और हम लोग इसी यूजर स्निपेट को फ्रंट एंड पे रेंडर भी करेंगे। तो फ्रंट एंड पे भी जब लेट्स से अब क्लाइंट का एक फ्लो और हो सकता है, उस फ्लो में क्या होगा कि क्लाइंट इस प्रॉब्लम एडमिन सर्विस को कॉल करेगा और किसी प्रॉब्लम की डिटेल्स फेच करके लाएगा। जब प्रॉब्लम्स की डिटेल फेच हो रही होगी ना, तो हम लोग क्लाइंट पे इसी एंड स्निपेट को भेजेंगे ताकि इस यूजर को सिर्फ उतना पार्ट दिखे कोड का जो उसके जिसमें उसको एक्चुअल फाइनल कोड लिखना है। ठीक है, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। और अगर मैं तुम्हें एपीआई दिखाऊं, अगर मैं तुम्हें एपीआई दिखाऊं तो अगर तुम प्रॉब्लम सर्विस में जाओगे, ठीक है, ये प्योर एक्सप्रेस में लिखा हुआ है और यहाँ पे कंट्रोलर्स में चलते हैं, प्रॉब्लम कंट्रोलर। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे एक गेट प्रॉब्लम की एक एंड टू एंड एपीआई है जिसका यूज करके हम लोग प्रॉब्लम की सारी के सारी डिटेल्स को फेच कर सकते हैं। ठीक है, तुम देख सकते हो यहाँ पे हमने काफी ज्यादा क्लीन कोड को फॉलो करने की कोशिश करी है। एक डेडिकेटेड रेपोजिटरी लेयर है, सर्विस लेयर है, राउटिंग लेयर है, एरर्स की एक डेडिकेटेड स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, मॉडल्स है हमारे पास डेडिकेटेड एंड सो ऑन। और इसको ये कॉल कहाँ से हो रहा है, ये हो रही है सबमिशन सर्विस से कॉल। तो तुम अगर सबमिशन सर्विस में जाओगे, देखो सबमिशन कंट्रोलर में एक एपीआई हमारे पास क्रिएट सबमिशन, इस एपीआई को कॉल कौन करेगा, क्लाइंट कॉल करेगा क्रिएट सबमिशन को। और फिर क्रिएट सबमिशन इंटरनली किसे कॉल करता है, ऐड सबमिशन को, जो कि सबमिशन सर्विस में प्रेजेंट है। तो सबमिशन सर्विस में चलते हैं। ये देखो सबमिशन सर्विस में ऐड सबमिशन है। इसमें सबसे पहला काम क्या हो रहा है, सबसे पहला काम हो रहा है हमारा, हम लोग प्रॉब्लम्स की डिटेल्स को फेच करके ला रहे हैं। तो ये मेथड जो है फेच प्रॉब्लम डिटेल्स, ये देखो काम इंप्लीमेंटेड है। ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये इंप्लीमेंटेड है तुम्हारा एपीआई के एक सेपरेट फोल्डर में, जहां पे हम लोग सारी की सारी अपनी एपीआई कॉल्स लिख रहे हैं। ये तुम देख सकते हो, यहां से हम लोग प्रॉब्लम सर्विस को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, ओके। जैसे ही हमारे पास ये प्रॉब्लम सर्विस से डेटा आ गया, उसके बाद हम लोग कोड को प्रोसेस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो तुम्हारी लैंग्वेज है उसको पूरा लोअर केस वगैरह में मैंने कन्वर्ट किया। ये सारी चीजें मैंने अपने कन्वीनियंस के लिए करी है ओवरऑल। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब जो यूजर ने हमें यहाँ से कोड भेजा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से तुम एक एरे रिटर्न कर दो, रिटर्न न्यू इंट। ठीक है, न्यू इंट ऑफ साइज 2, तुमने एक एरे रिटर्न कर दी। तो ये अब यूजर का कोड हो गया। ये यूजर का कोड और साथ ही साथ ये वाला जो इनपुट टेकिंग वाला स्टार्टिंग स्निपेट है, इन दोनों को कंबाइन करने का काम वो भी हम लोग सबमिशन सर्विस में कर रहे हैं। और जैसे ही ये काम हो जाता है, ठीक है, तो सबमिशन सर्विस ने प्रॉब्लम एडमिन सर्विस से सारा डेटा ले लिया, स्निपेट्स वगैरह ले लिया और उसको यहाँ पे कंबाइन कर दिया। इस कॉम्बिनेशन के बाद सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, डीबी में एक सबमिशन की एंटिटी बना देते हैं, मतलब एक सबमिशन की एंट्री बना देते हैं जो कि क्या होती है, पेंडिंग स्टेट में होती है। ठीक है, स्टेप नंबर 5 में हम लोग डीबी में एक पेंडिंग स्टेट में सबमिशन बना देते हैं क्योंकि अभी सबमिशन इवैल्यूएट होना स्टार्ट होना है। और इसी के साथ साथ हमने एक मैसेज क्यू इंप्लीमेंट करी हुई है यूजिंग रेडिस। अब ये मैसेज क्यू तुम रेडिस की जगह रैबिट एमक्यू या फिर और तुम्हें स्केलेबल आर्किटेक्चर चाहिए तो तुम काफका वगैरह भी यूज कर सकते हो, बट एक रेडिस क्यू हमने इंप्लीमेंट करी हुई है। ठीक है, इस रेडिस क्यू में हम लोग क्या करते हैं, अपना सबमिशन डंप कर देते हैं या मैं कहूँ प्रोड्यूस कर देते हैं। और इस रेडिस क्यू पे हमने लिसनर लगाया हुआ है किसका, एक और माइक्रो सर्विस का, जो कि है इवैल्यूएटर सर्विस। तुम देख सकते हो कि मैंने बहुत ही स्पेसिफिकली सारे के सारे सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स के प्रिंसिपल को फॉलो किया हुआ है। तो इवैल्यूएटर सर्विस बनाइए, इसका इकलौता काम है कि ये सिर्फ कोड इवैल्यूएशन और कोड जो भी कोड सबमिट हुआ है उसके इवैल्यूएशन पे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के ऊपर काम करता है। और ये यहां से क्या करेगा, एक सबमिशन पिक करेगा, यहां से सबमिशन को पिक कर लेगा। ठीक है, इसको सबमिशन को पिक करने का काम हम लोग यहाँ पे देंगे। ठीक है, ओके। अब जैसे ही इसने सबमिशन को पिक करा, इसके साथ एक और काम होना है क्योंकि सबमिशन को इवैल्यूएट होने में टाइम लग सकता है, 30 सेकंड, 1 मिनट भी लग सकता है, डिपेंडिंग कि तुम्हारे पास कितना ट्रैफिक है। तब तक ये क्लाइंट को ब्लॉक करने की कोई जरूरत नहीं, तब तक यहाँ पे हमें क्लाइंट को जो हमने यहाँ पे ब्लॉक किया हुआ है, इस ब्लॉकेड की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अब 1 मिनट तक क्लाइंट ऐसा नहीं हो सकता कि बस लोडर दिखा रहा है कि सबमिशन मतलब चल रहा है और क्लाइंट ऐसा कुछ कर नहीं पा रहा। अगर तुमने कभी कोड फोर्सेस पे कभी सबमिशन करने का ट्राई किया हो, तो कोड फोर्सेस में तुम अपना सबमिशन रेस कर दो और उसके बाद जाके तुम दूसरी प्रॉब्लम भी सॉल्व करना पीछे से स्टार्ट कर सकते हो। और फिर अगर तुम्हें जब भी देखना है कि तुम्हारे सबमिशन का क्या हुआ, तो तुम सबमिशन के टैब्स में जाके वो चीज चेक कर सकते हो। इस चीज के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हमने रेडिस क्यू में ये पूरा का पूरा सबमिशन एंटर कर दिया, जैसे रेडिस क्यू में सबमिशन को एंटर कर दिया, हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक रिस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे कि आपका सबमिशन कलेक्ट हो चुका है, आपका सबमिशन कलेक्ट हो चुका है और अब हम उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं। ठीक है, इसको स्टेप नंबर 7 रखते हैं, इसको स्टेप नंबर
8 रखते हैं, ठीक है। ये देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तो ये देखो मैंने एक सबमिशन प्रोड्यूसर बनाया हुआ है। इस सबमिशन प्रोड्यूसर में हम लोग क्या करते हैं, सबमिशन क्रिएट करते हैं जो कहाँ जाता है, रेडिस क्यू में जाता है। तो तुम सबमिशन प्रोड्यूसर यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये सबमिशन क्यू है। और सबमिशन प्रोड्यूसर पे चलते हैं। ये देखो ये रहा सबमिशन क्यू प्रोड्यूसर। ये क्या करेगा, सबमिशन जॉब एक क्रिएट करेगा किसमें, सबमिशन क्यू में, और ये पेलोड को ऐड कर देगा। दैट्स इट। अब बिहाइंड द सीन्स क्या होगा, इवैल्यूएटर सर्विस जो कि हमने अगेन लिखी है टाइपस्क्रिप्ट प्लस एक्सप्रेस में, ठीक है। ये क्या करेगी, ये इस सबमिशन को पिक करेगा। इवैल्यूएटर सर्विस इस सबमिशन को पिक करेगा। अब इवैल्यूएटर सर्विस में बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉजिक्स है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे अब हम लोग, अगर मैं सबमिशन सर्विस क्लोज कर दूं, इवैल्यूएटर सर्विस ओपन करूं, इवैल्यूएटर सर्विस में हमने यहाँ पे एक जॉब प्रोसेसर लिखा हुआ है, ये तुम देख सकते हो। जॉब का हैंडलर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे ही क्यू में कोई नई जॉब एंटर होगी, हम लोग इसका हैंडलर कॉल करेंगे। और जो भी हमारी लैंग्वेज है, उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे स्ट्रैटेजी पैटर्न इंप्लीमेंट किया हुआ है कि अगर लैंग्वेज जावा है तो जावा के एग्जीक्यूशन की अलग स्ट्रैटेजी है, अगर लैंग्वेज पाइथन है तो पाइथन के एग्जीक्यूशन की अलग स्ट्रैटेजी है, एंड सो ऑन। और ये स्ट्रैटेजी पैटर्न हमने एक इंटरफेस बनाया हुआ है, स्ट्रैटेजी का एक इंटरफेस बनाया हुआ है, ये तुम देख सकते हो, ठीक है। उस इंटरफेस में एक एग्जीक्यूट मेथड है, और ये एग्जीक्यूट मेथड तुम्हारे सारे के सारे एग्जीक्यूटर्स इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तुम देखो, एक जावा एग्जीक्यूटर क्लास है जो कोड एग्जीक्यूटर स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करती है, और इस एग्जीक्यूट फंक्शन को ओवरराइड करती है कि तुम जावा का जिस तरीके से भी एग्जीक्यूशन करना चाहते हो तुम कर सकते हो। तो मैं तुम्हें एक एग्जीक्यूटर जैसे जावा एग्जीक्यूटर दिखा देता हूँ। ये क्या करेगा, ये सबसे पहले टेस्ट केस लेगा और कोड को लेगा। और हम लोग यहाँ पे एक लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं डॉकरोड, ठीक है। हम लोग एक लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं डॉकरोड। डॉकरोड क्या करता है, बहुत ही ईजी बना देता है तुम्हारा डॉकर से इंटरेक्शन, ठीक है। तुम्हें मैनुअल डॉकर फाइल्स वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। तुम नोड जेएस के फंक्शंस, मतलब नोड जेएस में इंप्लीमेंटेड फंक्शंस को कॉल करके अपना नया डॉकर इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो। तुम इमेजेस को पुल कर सकते हो, कंटेनर्स बना सकते हो, कंटेनर्स को काफी सही तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हो, और कंटेनर के लॉग्स को रीड भी कर सकते हो। ये सारे के सारे काम तुम डॉकरोड का यूज करके कर सकते हो। तो तुम देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्या करा है, पूरा का पूरा कोड लिया है, उसको एक मेन डॉट जावा की फाइल में डंप करा है, और फिर कंपाइल करके मैंने टेस्ट केसेस को इस फाइल पे पास कर दिया है। ये वो कमांड रखी है मैंने, जो जावा डॉकर कंटेनर बनने के बाद ये कमांड एग्जीक्यूट होगी। तो तुम देखो हमारे पास एक क्रिएट कंटेनर मेथड है, और ये कहाँ पे इंप्लीमेंटेड है, कंटेनर फैक्ट्री की एक क्लास है। तो क्योंकि कंटेनर ऑब्जेक्ट बार बार बनाया जाएगा, और इसमें हो सकता है कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हमें काइंड ऑफ लाइक स्टैटिक रखनी हो, तो मैंने एक फैक्ट्री आई वुड से फाइल अलग बनाई हुई है जहाँ पे क्रिएट कंटेनर मेथड है, जो कि पूरा का पूरा डॉकर कंटेनर बनाता है। ये डॉकर कंटेनर बनाने के लिए इमेज लेता है, जैसे सी प्लस प्लस का कंटेनर एक अलग इमेज से आएगा, जावा का कंटेनर एक अलग इमेज से आएगा। हर लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करने के लिए एक अलग एग्जीक्यूटेबल कमांड होगी, राइट। मैंने इनपुट आउटपुट और एरर के लिए स्ट्रीम्स इनेबल कर दी है, एंड सो ऑन। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने करी है कि इससे ज्यादा मेमोरी एलोकेट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमने क्या करा है, तुम देखो हमने एक जावा कंटेनर को स्टार्ट करा है, और यहाँ पे सारे के सारे लॉग्स को हम लोग अटैच कर रहे हैं अपने लॉगर स्ट्रीम में, और इसी लॉगर स्ट्रीम से हम लोग डेटा को फेच करेंगे। अब तुम्हें लग रहा होगा कि डॉकर वगैरह हमने क्यों इंप्लीमेंट करा है, क्योंकि तुम देखो अगर किसी का कोड सबमिशन के लिए आ रहा है, तुम उसको अपने नॉर्मल सर्वर पे रन नहीं करना चाहोगे। हो सकता है उस कोड में फोर्क बॉम्ब हो, तो तुम्हारा सर्वर क्या हो जाएगा, क्रैश कर जाएगा, राइट। ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, डॉकर कंटेनर बनाएंगे, क्योंकि डॉकर कंटेनर में अगर कुछ भी होता है उसकी वजह से हमारी ओरिजिनल मशीन पे कोई भी हार्म नहीं होगा। तो आइडल केस में क्या हो रहा होगा, ये मशीन कहाँ डिप्लॉयड होगी, ये सारी की सारी जैसे सबमिशन सर्विस AWS EC2 पे डिप्लॉयड होगी, एडमिन सर्विस EC2 पे डिप्लॉयड होगी, और इवैल्यूएटर सर्विस EC2 पे डिप्लॉयड होगी, राइट। तो EC2 पे जो भी मशीन तुम्हें एलोकेट करी गई है, उस मशीन में हम लोग एक डॉकर कंटेनर क्रिएट करेंगे, और इवैल्यूएशन के बाद उस डॉकर कंटेनर को हम लोग रिमूव भी कर देंगे। जैसे तुम अगर ध्यान से देखोगे तो पूरे इवैल्यूएशन के बाद मैं अगर TLE आ रहा है तब तो फिर मैं वेट नहीं करना चाहता कि डॉकर कंटेनर एग्जीक्यूट होता रहे, तो मैं उसको फोर्सफुली किल कर देता हूँ। और अगर प्रॉपर हमारा आउटपुट आ चुका है तो फिर हम लोग डॉकर कंटेनर को बस रिमूव कर देते हैं। रिमूव करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वरना इस पूरे के पूरे सर्वर की मेमोरी काफी ज्यादा फिल हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डॉकर कंटेनर क्रिएट करते हैं, और उस डॉकर कंटेनर के अंदर हम लोग अपना एग्जीक्यूशन करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बस लिख देता हूँ डॉकर, ठीक है, राइट। और इस डॉकर कंटेनर से इंटरेक्शन करने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं डॉकरोड, ठीक है। हम लोग यूज कर रहे हैं डॉकरोड। तो तुम देख सकते हो, राइट। और टीएलई को हैंडल करने के लिए मैंने क्या करा हुआ है कि हम लोग जब लॉग्स रीड कर रहे हैं तो हम लोग चेक करेंगे कि अगर 2 सेकंड, मतलब मैंने जैसे जावा के लिए 2 सेकंड का टाइम होता है, सी प्लस प्लस के 1 सेकंड का टाइम होता है, अगर 2 सेकंड से ज्यादा लग गए और हमारे अभी लॉग्स एंड नहीं हुए हैं आना, इसका मतलब क्या हो गया कि कोड 2 सेकंड से ज्यादा टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने के लिए। हम लोग क्या कर देंगे, उसी टाइम पे हम अपना प्रॉमिस यहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे और टीएलई कॉल कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उस रिस्पॉन्स को हम लोग वापस भेज देंगे, एज सिंपल एज दैट।
तो अब तुम देखो, सबमिशन सर्विस ने तो रेडिस क्यू में एक आई वुड से पेलोड भेज दिया था। उस पेलोड को इवैल्यूएटर सर्विस ने क्या करा, रीड करा और पूरा का पूरा इवैल्यूएशन कर लिया। इस इवैल्यूएशन के बाद अब इवैल्यूएटर सर्विस को ये डेटा वापस सबमिशन सर्विस को भी भेजना है। दो रीजन है उसके, क्यों? एक, डीबी में सबमिशन अपडेट होना चाहिए कि सबमिशन सही चला, टीएलई आया, एमएलई आया या क्या आया, और फिर ये सबमिशन का जो फाइनल रिस्पॉन्स है क्लाइंट को भी तो भेजना है, राइट? तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग वापस एक और रेडिस क्यू का यूज कर रहे होंगे, राइट? तुम एक सेपरेट रेडिस क्यू मेंटेन कर सकते हो, हमने सेपरेट ही रेडिस क्यू मेंटेन करी है, राइट? एक और रेडिस क्यू का यूज करेंगे जिसमें ये इवैल्यूएटर सर्विस क्या करेगी, अब इवैल्यूएटर सर्विस एक सबमिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी रिस्पॉन्स आया उसको यहाँ पे पुश कर देगी। तो क्योंकि हमने ऑलरेडी सबमिशन को डीबी में क्रिएट कर दिया था रेडिस में जाने से पहले, तो हर सबमिशन की एक सबमिशन आईडी हमारे पास प्रेजेंट है। उस सबमिशन आईडी के बेसिस पे हम लोग रेडिस क्यू में चीजें ऐड करेंगे और फिर रेडिस क्यू से सबमिशन सर्विस क्या करेगी, इसको रीड करेगी। तो पूरा एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन रहेगा, हमें किसी का भी वेट करने की जरूरत नहीं है। सबमिशन सर्विस इस डेटा को रीड करेगी। डेटा को रीड करने के बाद सबमिशन सर्विस डीबी में अपडेट करेगी जो भी सबमिशन का अपडेट आया, राइट? यहाँ पे हम लोग डीबी में अपडेट करेंगे उसको, स्टेप नंबर 11 में, ठीक है? और अब ये डेटा हमें पहुंचाना है क्लाइंट के पास वापस। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने एक वेब सॉकेट सर्विस बनाई हुई है जो कि हमने socket.io का यूज करके बनाई थी, ठीक है? तो जैसे ही यूजर हमारे प्लेटफॉर्म पे आता है फ्रंट एंड पे, हम उसको इस वेब सॉकेट सर्विस के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो वेब सॉकेट सर्विस के साथ कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब हमारे पास यूजर के कॉरेस्पॉन्डिंग एक यूनिक सॉकेट आईडी आ गई है, क्योंकि हर सॉकेट कनेक्शन के पास एक यूनिक सॉकेट आईडी होती है। तो हमारा काम क्या होगा, हम लोग सबमिशन सर्विस से क्या करेंगे, एक पेलोड भेजेंगे। हम लोग सबमिशन सर्विस से एक पेलोड भेजेंगे, कहाँ पे, इस सॉकेट सर्विस पे, और उस पेलोड को हम लोग वेब सॉकेट्स का यूज करके क्लाइंट के पास पहुंचा देंगे। तो इसके लिए सबमिशन सर्विस क्या करेगी, वेब सॉकेट सर्विस को एक एपीआई कॉल हिट करेगी, ठीक है? अब वेब सॉकेट सर्विस का काम है कि जिस भी यूजर ने हमें एक किसी प्रॉब्लम के लिए सबमिशन रेज किया था और उस सबमिशन का अब रिस्पॉन्स वापस आ चुका है, सिर्फ उसी यूजर को उसका रिस्पॉन्स आना चाहिए। इसके लिए मेमोरी में एक रेडिस कैश है, मेमोरी में हमने एक रेडिस कैश बनाई हुई है, इसको ग्लोबल कैश रखेंगे हम लोग, राइट? एक रेडिस कैश यहाँ पे, राइट? इसको थोड़ा सा मैं स्मॉल कर देता हूँ। रेडिस कैश यहाँ पे इंप्लीमेंट करी है हमने, ठीक है? और इस रेडिस कैश का यूज करके, इस रेडिस कैश का यूज करके वेब सॉकेट सर्विस क्या करेगी, यूजर की सॉकेट आईडी फेच करके लाएगी, यूजर की सॉकेट आईडी फेच करके लाएगी कि कौन सा यूजर किस सॉकेट कनेक्शन पे एक्टिव है, एंड देन उस सॉकेट कनेक्शन पे हम लोग क्या कर रहे होंगे, उस सॉकेट कनेक्शन पे हम लोग पेलोड सेंड करेंगे कि ये आपका रिस्पॉन्स आया है। इन केस अगर यूजर ऑलरेडी एग्जिट कर चुका है तो फिर यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स आगे नहीं जाएगा क्लाइंट के पास, तो फिर हमारे पास बस डीबी में डेटा है। लेटर कभी भी यूजर को अपने सबमिशन देखने हैं तो उस केस में क्या हो रहा होगा, क्लाइंट क्या करेगा, सबमिशन सर्विस को कॉल करेगा और यूजर के ओल्ड सबमिशंस को डीबी में से फेच करके क्लाइंट को वापस कर देगा। ये पूरा हमने फ्लो यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है। तो मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ, ठीक है? तो देखो तुम यहाँ पे, ये जावा एग्जीक्यूटर है, इससे हम लोग पूरा का पूरा कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं और लॉग्स को रीड कर रहे हैं, राइट? इसके बाद यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो, इवैल्यूएटर सर्विस में जैसे ही हम लोग सबमिशन जॉब पे आते हैं, ये देखो सबमिशन जॉब है। इसके बाद हमने एक दूसरी क्यू जो बनाई है उसका नाम रखा है हमने इवैल्यूएशन क्यू। इवैल्यूएशन क्यू में हम लोग क्या कर देते हैं, एक डेटा या मैं कहूँ एक पेलोड ऐड कर देते हैं। इस इवैल्यूएशन क्यू को कौन रीड कर रहा है या मैं इससे कहूँ कौन लिसन कर रहा है, ये लिसन कर रहा है हमारा सबमिशन सर्विस। तो तुम यहाँ पे वर्कर्स में आ सकते हो और देखो इवैल्यूएशन क्यू को, इवैल्यूएशन जॉब जो है उसको हमारा सबमिशन सर्विस लिसन कर रहा है। जैसे हमें एक इवैल्यूएशन जॉब आया, हम लोग क्या करते हैं, सेंड पेलोड कॉल कर देते हैं, किसको, ये है तुम्हारी वेब सॉकेट सर्विस की एक एपीआई। तो तुम सॉकेट सर्विस पे जाओगे, ये बहुत ही सिंपल सर्विस है। यहाँ पे एक सॉकेट कनेक्शन के लिए socket.io सेटअप हो रखा है और एक एपीआई सेटअप हो रखी है सेंड पेलोड। जैसे ही कोई भी सेंड पेलोड कॉल करता है, हम लोग उसमें से यूजर आईडी फेच करते हैं। यूजर आईडी से, यूजर आईडी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी सॉकेट आईडी है उसको रेडिस में से फेच करके लाते हैं, और अगर सॉकेट आईडी एग्जिस्ट करती है तो उस सॉकेट आईडी पे सबमिशन पेलोड का रिस्पॉन्स हम लोग एमिट कर देते हैं ऑल टुगेदर। ये हमने फ्लो रखा है। और अगर फ्रंट एंड की बात करें तो एक बेसिक सा फ्रंट एंड भी हमने डेवलप करने की कोशिश करी थी। ये फ्रंट एंड हमने एक दूसरे बैच में एलीट 1.0 में डेवलप किया था, जो कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट का बैच था, राइट? तो ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है? अगर तुम यहाँ पे आओ, एल्गो कोड फ्रंट एंड npm run dev, ठीक है? तो अगर हम जाएंगे localhost 5173 स्लैश प्रॉब्लम पे, तो तुम देखो इस तरीके से हमने एक छोटा सा फ्रंट एंड सा बना रखा है। यहाँ पे ये जो भी प्रॉब्लम की डिटेल्स आ रही हैं ये सब मार्कडाउन फॉर्मेट में है, और हमने मार्कडाउन का यहाँ पे एक रीडर लगाया हुआ है। ये तुम देख सकते हो, डिफरेंट थीम्स वगैरह हमने इंटीग्रेट करी हैं आईडी में, राइट? डिफरेंट लैंग्वेजेस का सपोर्ट है, लैंग्वेज की सिंटैक्स हाईलाइटिंग वगैरह एग्जिस्ट करती है। इम्पोर्ट जावा डॉट
util डॉट स्टार, ठीक है, सारी सिंटैक्स हाइलाइटिंग वगैरह हर चीज़ एग्जिस्ट करेगी डिपेंडिंग, ये देखो मोनोकॉई में आ जाओ तो सिंटैक्स हाइलाइटिंग वगैरह है, और यहीं से जब हम लोग सबमिट करेंगे तो हमारा ये पूरा का पूरा फ्लो चल रहा होगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट हमने बनाया था, बैकएंड का पूरा पार्ट हमने लैम्डा 3.0 में बनाया, और फ्रंट एंड वाला पार्ट हमने लीड 1.0 वाले बैच में बनाया। ये वीडियो बनाने का रीजन यही था कि मैं तुम्हें ये बता पाऊँ कि किस तरीके से हम लोग प्रोजेक्ट्स वगैरह को अप्रोच कर सकते हैं, राइट। इस पूरे प्रोजेक्ट को अगर मैं फॉर एग्जांपल क्लासेस में नहीं बना रहा होता, खुद से बना रहा होता, अप्रोक्सीमेटली ये प्रोजेक्ट 5 टू 7 आवर्स में एटलीस्ट ये पूरा एंड टू एंड फ्लो बन जाता, कंसिडरिंग कि कभी बग्स वगैरह आ सकते हैं और कभी थोड़ा बहुत डिबग करना पड़ सकता है, तो 5 टू 7 आवर्स में दिस इज इजीली कोडेबल, ठीक है। अगर तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट्स पता है, तुम्हें डिजाइन पता है कि किस तरीके से तुम प्रॉब्लम को अप्रोच करने वाले हो, तुम यहाँ पे देख सकते हो मैंने मतलब सारे वो इश्यूज दिमाग में रखे हैं कि कोई भी सर्विस के पास एक से ज्यादा बहुत ज्यादा यूज केस ना हो। सर्विस का जो टेक स्टैक भी है, जैसे फास्टिफाई जहाँ पे यूज करा है, एक्सप्रेस जहाँ पे यूज करा है, वो इस पर्सपेक्टिव से यूज करा है कि किस सर्विस पे बहुत ज्यादा लोड आने वाला है, किस पे ज्यादा लोड नहीं आने वाला है, राइट। यहाँ पे हमने टाइप स्क्रिप्ट इसलिए यूज करा था ताकि मैं स्टूडेंट्स को ये बता पाऊँ कि टाइप स्क्रिप्ट का यूज करके भी तुम कैसे अपना बैकएंड बनाते हो, थोड़ा डाइवर्सिटी भी आ जाए टेक स्टैक में। और यहाँ पे ये पार्ट एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन दिखाने के लिए माइक्रो सर्विसेज में, और ये पार्ट सिंक्रोनस कम्युनिकेशन दिखाने के लिए, ये पार्ट भी सिंक्रोनस कम्युनिकेशन दिखाने के लिए, राइट। सो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को हमने ऐड करा है। डेटाबेस की भी जो चॉइस रखी है बहुत ही सोच समझ के रखी है कि हमारे पास डेटाबेस में एज सच कोई बहुत ज्यादा हमें रिलेशनल जॉइंट्स वगैरह नहीं चाहिए, इसलिए हमने नो एसक्यूएल को पिक करा इन फॉर्म ऑफ मोंगोडीबी। यहाँ पे एक छोटी सी चीज हम लोग और कर सकते थे अभी के लिए, मोंगोडीबी के अंदर ही हमने टेस्ट केसेस स्टोर कर रखे हैं। आइडल केस में तुम क्या कर सकते थे, आइडल केस में तुम Amazon S3 में, मतलब ये बात हमने डिस्कस करी हुई है ऑल दो क्लास में, बट मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ। आइडल केस में हम लोग Amazon S3 के ऊपर अपने सारे स्टैटिक फाइल जैसे जो टेस्ट केसेस वगैरह हैं, उन सबको प्रॉब्लम एडमिन सर्विस का यूज करके Amazon S3 पे अपलोड कर सकते हैं। और जब भी हमें डेटा फेच करके लाना है कि प्रॉब्लम के टेस्ट केसेस क्या क्या हैं, वो भी हम लोग Amazon S3 से ही लेकर आ सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। और यहाँ पे एक बहुत सारी चीजें हैं जो अब जैसे अब इसकी क्लाउड डिप्लॉयमेंट अगर तुम करोगे तो उस केस में Amazon की और भी बहुत सारी सर्विसेज आती हैं, जैसे सर्वर्स को डिप्लॉय करने के लिए EC2 इंस्टेंसेस वगैरह यूज करना, कंटेनर्स वगैरह के लिए फारगेट यूज करना, ऐसे और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर तुम ध्यान से देखो तो सबमिशन सर्विस के ऊपर ही सबसे ज्यादा लोड होगा, तो आइडियली ये सबमिशन सर्विस क्या होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टली स्केल्ड होनी चाहिए, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए, एक लोड बैलेंसर वगैरह अटैच होना चाहिए, जिसका यूज करके हम लोग रिक्वेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर पाए अक्रॉस मल्टीपल EC2 इंस्टेंसेस ऑल टुगेदर, राइट। सो वो सारा पार्ट अभी हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। इस वीडियो में यही डिस्कशन हमें करना था कि इस पूरे प्रोजेक्ट को एंड टू एंड कोड करने के लिए व्हाट आर द टेक्नोलॉजीज दैट आई यूज्ड, किस तरीके का फ्लो मैंने यूज करा है, उसका एक आई वुड से डिजाइन ओवरव्यू, और भी बहुत सारी एंट्री केसेस है, जैसे मतलब हमने मेक श्योर कराया कि हम लोग एज क्लीन एज पॉसिबल कोड लिखें। जैसे इवेल्युएटर सर्विस अगर तुम चेक करोगे तो हमने कॉन्फ़िगरेशन लेयर अलग बनाई है, जहाँ पे सारे के सारे रेडिस की, सर्वर की, बुलबोर्ड की सारी कॉन्फ़िगरेशन है। कंटेनर्स रिलेटेड जो भी डेटा है वो हमने अलग रखा है। कंट्रोलर्स बनाए हैं हमने, DTOs अलग से बनाए हैं ताकि जो भी API रिक्वेस्ट आ रही है उसको हम लोग फॉर्मेट कर पाएँ। जॉब्स जो भी क्यू में जॉब्स होंगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेडिकेटेड जॉब फाइल्स बनाई हैं। जॉब प्रोड्यूसर्स बनाए हुए हैं। क्यू कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्यू फ़ोल्डर्स बनाया हुआ है। राउटिंग लेयर हमने बनाई हुई है। एक यूटिल लेयर हमने बनाई हुई है। वैलिडेशन की लेयर बनाई हुई है, वैलिडेशन के लिए हमने Zord को यूज़ करा हुआ है, राइट। और साथ ही साथ क्यू के वर्कर की एक वर्कर लेयर भी बनाई हुई है। तो तुम देख सकते हो हर सर्विस में मतलब एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट पर्सपेक्टिव से, एक पर्सनल प्रोजेक्ट पर्सपेक्टिव से जितना ज्यादा हम लोग डिटेल में कोड सेग्रीगेशन, कोड क्लीननेस के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, हमने करा है। ऑफ कोर्स मतलब अभी भी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इस कोड को 10x और बेटर बनाया जा सकता है, राइट। कोड क्लीननेस पर्सपेक्टिव से भी और ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन पर्सपेक्टिव से भी। बट आई बिलीव तुम्हें एक आइडिया लग गया होगा कि अगर तुम्हें खुद से अपना एक कोड सबमिशन प्लेटफॉर्म बनाना है, सो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन कीप इन माइंड to make sure that you are making it highly scalable, and I would say the overall architecture also makes a lot of sense। और इससे तुम्हारी काफी ज्यादा प्रैक्टिस भी हो सकती है, तुम काफी सारी नई चीजें सीखोगे जब तुम्हें उसकी एक्चुअल जरूरत पड़ेगी, राइट। इंटरेस्टिंग बात कि रेडिस को इंटीग्रेट करने के लिए हमने IO Redis की लाइब्रेरी यूज करी, डॉकर के इंटीग्रेशन के लिए हमने डॉकररूट लाइब्रेरी यूज करी। तो जहां पे भी ऑलरेडी बिल्ट इन सोल्यूशंस थे जो हम लोग थर्ड पार्टी यूज कर सकते थे या ओपन सोर्स सोल्यूशन यूज कर सकते, वी हैव रिलाइड ऑन दैट। हम लोग सब कुछ स्क्रैच से बिल्ड नहीं करेंगे, हमारा लॉजिक है हमारे प्रोडक्ट को एंड टू एंड बिल्ड करना, प्रोजेक्ट को एंड टू एंड बिल्ड करना। सो दैट इज व्हाट वी फोकस्ड ऑन। सो आई बिलीव ये ओवरऑल आई वुड से डिस्कशन तुम्हें समझ में आया होगा कि किस तरीके से वी एक्चुअली अप्रोच टू प्रोजेक्ट्स इन आवर बैक एंड एंड फ्रंट एंड कोहॉर्ट्स आल्सो। और अगर तुम्हें खुद से अपना एक कोड सबमिशन प्लेटफॉर्म जैसे कोडशेफ या कोडफोर्सेस बनाना है, हाउ यू कैन एक्चुअली टारगेट दैट। दैट बीइंग सेड, इस पर्टिकुलर वीडियो को हम लोग यहीं पर रैप अप करते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय। आई एम संकेत सिंह साइनिंग ऑफ।